अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक और आप सबको खुशामदीद कहती हूं चेयरिंग क्रॉस पर। आज हम एक इंतहाई अहम और बरवक्त मौजू पर बात करेंगे और वो है स्मोग। हर गुजरते दिन के साथ लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में धुंध और आलूदगी की शिद्दत बढ़ रही है, जिसके बायस आंखों के इन्फेक्शन, सांस की बीमारियां और मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियात जो न सिर्फ अपने अपने शोबों में मुमताज मुकाम रखते हैं, बल्कि स्मोक के मुज़र असरात पर भी गहरी नजर रखते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब सनाउल्लाह खान साहब, जो सदर हैं अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल के, जो आंखों के अमराज खासतौर पर स्मोक की वजह से बढ़ते हुए आशूबे चश्म के मरीजों के हवाले से कीमती आगाही फराहम करेंगे। और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम दस्तगीर खान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ENT शरीफ मेडिकल कॉलेज लाहौर के। आप स्मोक के असरात सांस, नाक और गले पर और इससे बचाव के बारे में अहम मालूमात हमारे साथ शेयर करेंगे। आज का प्रोग्राम मालूमात से भरपूर होगा, तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरा पहला सवाल होगा डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब से कि स्मोक आंखों को किस तरह से मुतासिर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक जो है ये धुआं, धुंध और जो फोक है, गर्दो गुबार वगैरह है, ये सब इन चीज़ों से मिलकर यानी कार्बन है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। प्रोफेसर साहब तशरीफ़ फरमा है, ये ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे। तो हमारे पास आंखों के मरीज़ जो आते हैं, जो मोटर बाइक की यंगस्टर चलाते हैं और उनका ये हिट करते हैं डायरेक्ट उनको, तो उनका फिर गला भी ख़राब होता है और आंखें भी ख़राब होती हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं आंखों के, तो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कम हैं, लेकिन हैं काफ़ी पेशेंट जो तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका फिर हमने ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर ये फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपकी आंख में ड्राइनेस, खुश्की आ जाएगी, फिर आप उसको इरिटेट करेंगे, मसलेंगे आंखों को, फिर आंख में इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए स्मोक से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। और हम अपने अस्पताल में लोगों को मास्क भी दे रहे हैं आजकल फ्री, और काले रंग की ऐनकें भी दे रहे हैं, ताकि वो जब भी ट्रैवल करें, घर से बाहर निकलें, तो ऐनकें लगा लें ताकि उनको इससे कम असरअंदाज हो सके स्मोक जो है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है डॉक्टर गुलाम दस्तगीर खान साहब से कि मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि स्मोक बुनियादी तौर पर जिस्म पर किस तरह से असरअंदाज होती है। मेरा ख्याल है मैं ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि स्मोक एक्चुअली है क्या। जी प्लीज। ये दो अल्फाज का मरकब है, एक स्मोक और फॉग। अच्छा। तो जो डस्ट पार्टिकल और जो चीज़ें हम बर्न करते हैं, जी। मसलन चिमनी से निकलती धुआं, गाड़ियों का धुआं, जी। डस्ट पार्टिकल जो कंस्ट्रक्शन से होते हैं, जी। फिर जो वोलेटाइल एलिमेंट्स हैं लाइक जी रंगो रोगन करते हैं, उनसे हवा में जो तहलील हो जाते हैं, उन सब का मरकब जो है वो छोटे छोटे, जब ठंडक होती है पानी के पार्टिकल से मिलकर जो चीज़ बनाते हैं उसको हम स्मोक कहते हैं। तो ये फॉग और स्मोक। तो इसका असर ये है कि इट्स हाईली इरिटेंट। हम इसको दो मोटे मोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर सकते हैं, पर्टिकुलर मैटर कहते हैं उनको। जी। छोटा साइज़, जो छोटे साइज़ हैं वो 2.5 नैनो, और बड़ा साइज़ वो 10 नैनो। ये जो छोटा साइज़ है, ये जो धुआं निकलता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये जो फेफड़ों की छोटी छोटी खुलियाँ होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब वो एब्जॉर्ब हो गए तो वो सर्कुलेशन के थ्रू दिमाग में सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको दिल और उसकी नालियाँ कहते हैं, वो हर जगह पे पहुंचते हैं। तो दे आर हाईली डेंजरस। उसके असरात ये हैं कि जो लोग पहले ही सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, स्मोक के दिनों में वो उनको और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर दिल का दौरा, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, कि फालज का ख़तरा। और आजकल तो स्ट्रोक की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। ठीक है। तो जो पेनिट्रेट करके पहुंचते हैं
जो 2.5 नैनो मैंने कहा, स्मॉल पर्टिकुलेट मैटर, दैट इज़ हाईली डेंजरस। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कि आपका इंटरेक्शन मरीजों से ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा मतलब बेहतर अंदाज में उनके मसाइल सुनते हैं और फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं, तो क्या लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस है स्मोक को लेकर? मेरा ख्याल नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है आपको कहाँ लैग कर जाते हैं? क्योंकि एक स्मोक लफ्ज तो सबने रटा हुआ है, हाँ, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से हम इनके प्रिकॉशंस ले सकते हैं सेल्फ बेस पे, इंडिविजुअल बेस पे, तो किस तरह से हम खुद को और अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो आप गाइडेंस देते हो अपने पेशेंट्स को? देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये गले के लिए, नाक के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। तो जो लोग सुबह सुबह निकलते हैं ग्राउंड में, जब मैक्सिमम होती है एक लफाजा IQ, उसकी लेवल अगर इम्प्योरिटीज ही की वजह से है, जी उसकी लेवल अगर 50 से क्रॉस कर जाए जी जी। तो फिर वो सेफ नहीं रहती। अच्छा। 100 से क्रॉस करे तो फिर वो इफेक्ट देना शुरू होती है। हम्म 150 से 200 से क्रॉस करे तो फिर उसके मुज़र असरात आते हैं। तो अगर 300 से क्रॉस करे, जो कि लाहौर में अक्सर क्रॉस कर जाती है, जी जी। दैट इज़ हाईली डेंजरस। हम्म तो वो जैसे कि पहले बताया कि सिम्टम्स तो यही हैं कि जी खांसी है, जी और अक्सर लोग जो सुबह वर्जिश करते हैं मास्क नहीं लगाएंगे, ख़ास तौर पे बूढ़े, तो उन पे बहुत ही मुज़र असरात आएंगे। वो अगर उनको पहले ही खांसी दमा है तो और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा, उनको बुखार आएगा और हार्ट अटैक, फिर हेमीप्लीजिया जिसको कहते हैं कि जी फालज का अटैक, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट मैं सनाउल्लाह खान साहब से पूछना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, अल एहसान आई अस्पताल में आते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस है स्मोक को लेकर कि आंखों को मसलना नहीं है, अगर खारिश होती है या जलन होती है, पानी होने लग जाता है, आंखों से पानी बहने लग जाता है, या कईयों की आंखों में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, काफ़ी इस तरह के सिम्टम्स हैं जो स्मोक की वजह से, तो क्या प्रॉपर अवेयरनेस है लोगों के पास? और अगर नहीं है तो इस पर आपका इदारा किस तरह से काम कर रहा है उनको अवेयरनेस देने के लिए? जब पेशेंट आते हैं हमारे पास उस वक्त तो हम उनको बताते हैं, और सोशल मीडिया से लोगों को कुछ पता चलता रहता है, आगाही होती रहती है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं या फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। जी तो हमारे पास तो जब आते हैं हम उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं और उनको बताते भी हैं कि ये मसला है, अपने घर वालों को भी समझाएं, बाकी भी जो लोग हैं आपकी तरह वो भी मुतासर हो जाएंगे, लेकिन लोग कोई भी इसको फॉलो नहीं करता, और ऐसे ही बाहर, मतलब जब कोई काम है ज़रूरी तो आजकल बाहर निकले हैं, गैर ज़रूरी सफ़र जो है इनको वो नहीं करना चाहिए ताकि ये इस बीमारी में मुब्तला ना हो। जी। नेक्स्ट है सनाउल्लाह खान साहब के स्मोक के बाद जो अशूबे चश्म बढ़ रहा है, इसकी बुनियादी अलामात क्या क्या हैं? आंखों में चुभन होना शुरू हो जाती है, अच्छा। तो उसकी वजह से फिर वो इरिटेट करती हैं आंखों को, फिर वो मसलना शुरू कर देते हैं। अगर आप जब भी बाहर निकलें, या तो हेलमेट पहना हुआ है या वो नहीं है, तो ऐनक वगैरह, अगर आप वैसे भी बाहर जा रहे हैं तो गॉगल्स का इस्तेमाल करें ताकि डायरेक्ट आपकी आंखें जो हैं वो हिट ना हो, और कम से कम आप पर वो माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो असरअंदाज हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो आप दोनों से ही होगा, और वो ये है कि स्मोक तो एक स्वेयर इशू है ही है, लेकिन टाइम ऑफ स्क्रीनिंग यंगस्टर्स की, और आजकल तो हर एज ग्रुप में ही स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जो तो स्टूडेंट्स हैं या काम करते हैं, दफातर वगैरह में जाते हैं, उनका तो समझ आता है, लेकिन लोग गैर ज़रूरी मोबाइल की स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो भी आंखों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? इसका जो टाइम स्क्रीनिंग है इसका हमारे खासकर बच्चों पे बहुत असरअंदाज हो रहा है, और बहुत बच्चे हमारे पास, हमें इसके लिए एक अलहदा चिल्ड्रन क्लिनिक खोलना पड़ा है जहाँ पर सिर्फ बच्चों की ट्रीटमेंट होती है। कि माएँ जब बच्चा रोता है तो उसको वो मोबाइल पकड़ा देती हैं, बच्चा जब नाश्ता नहीं करता तो वो कहती है मोबाइल लो और नाश्ता कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दूंगी, मोबाइल नहीं दूंगी। तो इस तरह वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं जिनकी आंखों में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जी इसकी जो रेज़ हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं जो इसमें से मोबाइल से निकलती हैं, और ख़ासकर बच्चों के टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। उनको टीवी दूर कर लगा कर वहाँ बच्चों को बैठा दें, वो दिखा दें, ना कि मोबाइल ज़्यादा उनको इस्तेमाल के लिए दें, इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर दूसरे लोग
जो मोबाइल पे आजकल अगर स्कूल बंद हैं तो ऑनलाइन सारा कुछ करना पड़ता है, मजबूरी भी बन जाता है किसी टाइम। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि आप 20-20-20 का, कि अगर आप 20 मिनट स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं जी। तो फिर नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए आपने 20 फुट दूर देखकर अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक करें, ताकि कुदरती जो टीयर्स हैं वो आंखों में आ जाए और आपकी आंख में ड्राइनेस ना हो। अगर आप कंटिन्यू मुसलसल देखते रहेंगे तो आपकी आंखें खुश्क हो जाएंगी, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, नाक, गले और सांस के मसाइल में इस वक्त कितना इजाफा हो रहा है? आउटडोर पे बैठे हुए जी जो ईएनटी का आउटडोर होता है, जी। आप कह लें कि हर तीसरे बंदे को यही मसाइल है, एंड Smoke के बायस। दे डोंट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, क्योंकि इरिटेशन ख़त्म नहीं होती, माहौल में से आलूदगी ख़त्म नहीं होती, एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड। तो किस एज ग्रुप का तनासुब ज्यादा है? नहीं, कोई तखसीस नहीं, कोई नहीं है इसमें। हर बंदा अफेक्टेड। सनाउल्लाह खान साहब, ज्यादातर आई हॉस्पिटल में मरीज किस उम्र के आते हैं, बच्चे या बुजुर्ग? जो तो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। जी जी। बाकी 40 साल के बाद, 35 साल के बाद आम लोगों को कैटरेक्ट जो है, मोतिया, जिसे सफ़ेद मोतिया कहते हैं, जी। वो पेशेंट। एक काला मोतिया होता है, एक सफेद मोतिया, ये इसका थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, सफ़ेद मोतिया इसको कैटरेक्ट कहते हैं, जी। और जो काला मोतिया है उसको ग्लोकोमा कहते हैं। अच्छा। जिस तरह हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जी इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, आप मेडिसिन लें, वो 120/80 के बिटवीन है, तो जी। वो आदमी रिलैक्स रहता है। जी। इसी तरह हमारी आंख के ऊपर भी जो हम ब्लिंक कर रहे हैं, इसके ऊपर एक प्रेशर है जो 10 से 20 के दरमियान होना चाहिए। इसको आईओपी कहते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर। जब ये बढ़ जाता है 30, 40, 50, तो फिर आंख में काला मोतिया जो है ना वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, आंख आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। जितनी आंख डैमेज हो जाएगी उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। और सफ़ेद मोतिया जो है ये आंख की एक झिल्ली है जो फोगी हो जाती है, और उसको हम निकाल कर उसकी जगह फोल्डेबल लेंस जो है वो हम डाल देते हैं, कोई स्टिच वगैरह नहीं लगते, और अगले नेक्स्ट डे आदमी जो है बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। सफ़ेद मोतिया पहले होता था कि डॉक्टर फरमाते थे कि जब ये पक जाएगा तो फिर ऑपरेट करेंगे, अच्छा। लेकिन आजकल क्योंकि लेज़र टेक्नोलॉजी है, जी फैको इमल्सिफिकेशन मशीनें हैं जगह जगह यहाँ पे, जी। तो उससे जब हम करते हैं तो कोई इससे स्टिच नहीं लगते। जी तो उससे ये होता है कि अगर ज़्यादा पक जाएगा मोती आपका, जी। तो फिर उसमें जो रेज जो है ना वो गुजरेंगे नहीं, आपको फिर एक्स्ट्रा कैप जो है टांकों वाला ही करना पड़ता है। तो अगर आप नहीं कराएंगे कैटर, कोई बात नहीं है, भाई मुझे भैंस नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, छोटी चीज़ों को देखना चाहिए कि वो भी नज़र आती है कि नहीं। लेकिन जब वो नहीं कराएंगे तो एक वक्त आएगा कि वो इतना हार्ड हो जाएगा कि वहाँ पर वो ना पानी सा बन जाएगा, काला पानी, जिसको ग्लोकोमा या काला मोतिया भी कहते हैं। इस वजह से भी बन जाता है। अगर ना भी कहीं हो तो इसके अलावा भी कई रीज़न होती हैं, फैमिली में पहले है तो जीन्स में है, तो वो भी आपको ग्लोकोमा जो है हो सकता है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्पताल में एक लेज़र भी है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है वो बहुत महंगी है, तो जी। वो उस लेज़र से, डायोड लेज़र है, उससे 2-3 जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ताकि उनका खर्चा पेशेंट का बच जाता है। ठीक है। अच्छा, खर्चे की आपने बात की तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि इलाज की आम आदमी को फराहमी किस तरह से आसान बनाई जाती है, क्योंकि कई ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही हैं, मैं नाम नहीं किसी का भी लूंगी स्पेसिफिकली, लेकिन आम आदमी तक इलाज की फराहमी जो है वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस डाल दिए जाते हैं, तो वो फिर अपनी मौत का इंतज़ार करता है, वो इलाज की तरफ नहीं जाता, इलाज को मुश्किल बना दिया गया है। तो अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल जो है ये किस तरह से आम आदमी को फैसिलिटेट करता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्पताल में, अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल मुगलपुरा लाहौर में, और कोई भी पेशेंट आता है जी। तो वो इस वजह से नहीं जाएगा कि इसके पास कोई पैसा नहीं और ये वापस चला गया है। हमारे पास जो 1000 से 1200 पेशेंट आते हैं, हम उनसे सिंगल पैनी भी किसी से नहीं लेते, चाहे रिच हो, पुअर हो, अमीर, गरीब, हम एज ए पेशेंट उनको कंसीडर करते हैं। और हमारे सारे प्रोफेसर हैं जो इनको चेकअप करते हैं। करोड़ों रुपए की हमारे पास मशीनरी और लेज़र हैं, और ऑल काइंड ऑफ आई सर्जरी जो पाकिस्तान के जी जी किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुमकिन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्पताल में हो रही है। जी। एक तो हम फ्री चेकअप करते हैं, और फिर मोतिया के जितने भी मरीज आ जाए उनका ऑपरेशन फ्री हो रहा है, उनके अल्ट्रासाउंड आंखों के फ्री हो रहे हैं। जी। इसके बाद हम अब तक 690 जो है कॉर्निया अमेरिका से इंपोर्ट करके यहाँ ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। बाहर उसकी कीमत जो है वो 7-8 लाख रुपए उसको चार्ज करते हैं। जी। और जो
श्रीलंका के वो 2-3 लाख में वो सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम वो भी सब फ्री करते हैं। जी। लोग 2 दिन रहते हैं, उनका खाना पीना, लैब टेस्ट, उनका आने जाने का किराया, सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अद्वियात भी? जी, अद्वियात भी साथ उनको देते हैं। क्योंकि फिर कई इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पे कई ऐसी महंगी अद्वियात लिख दी जाती हैं और मरीजों को भेज दिया जाता है कि लेके जी आएं। हाँ, जो ज़्यादा महंगी होती हैं वो कई दफ़ा हमारे लिए मुश्किल होती है, अदरवाइज हमने मेडिसिन वहाँ पे रखी होती हैं। जी। यहाँ तक कि एनके भी हम उनको फ्री देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जो हम तक पहुँच नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, जी। कोई लाने वाला नहीं है, वो खुद आने वाले नहीं हैं, हाँ जी। तो पूरे पंजाब में हमारा हर संडे को हमारा कैंप होता है। ये जी। कमिंग संडे जो है तो इसको चीचा वतनी में यानी 702 कैंप हो जाएंगे हमारे। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें पूरे प्रोटोकॉल जो थिएटर के होते हैं, और हमारे प्रोफेसर साहबान वहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक दिन में 50 से लेकर 100 तक सर्जरी करते हैं, 1000-1200 मरीज चेक करते हैं। जी। फ्री चेकअप होता है आंखों का, उनको मेडिसिन सबको देते हैं, आई ड्रॉप जो चाहिए, एनके जो है वो चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके डोर स्टेप पर पहुँच कर उनकी कोशिश करते हैं, और इसमें प्रायोरिटी हम उन खवातीन को रखते हैं जिन बच्चियों की आगे शादी होनी है। जी। कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास बहुत अभी भी क्यू में लोग लगे हुए हैं। जी। लेकिन पहले हम उन बच्चियों को बुलाते, अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं और उनका फ्री जो है आई ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि वो अपने ज़िंदगी जो है सही गुजार सके। जी जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, अगर बात की जाए आंखों की, तो एक ऐसी लाजवाल दौलत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को नवाजी, और जिनके पास नहीं है उन्हीं को ही पता है कि दुनिया अंधेरी है। गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद मजीद आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद चेयरिंग क्रॉस पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुलाम दस्तगीर खान साहब, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से मुतासिर होता है स्मोक की वजह से? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी झिल्ली नाक से लेकर फेफड़ों तक वही एक झिल्ली है। जी। तो इसके हर जगह पे असरात होते हैं। तो जो लोग नाक की एलर्जी के मरीज़ होते हैं, जी। उनका एलर्जी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से, ये और ज़्यादा एग्रेवेट कर देती है। जी। इसी तरह जब सिक्रीशन इधर बढ़ेंगी तो हम कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने खला रखे हुए हैं गालों के नीचे, इनको हम साइनसेस कहते हैं। जी। तो फिर वो उनकी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होके साइनोसाइटिस हो जाती है। जी। जब गले में केरा, आम लफ्ज़ है जी, केरा गिरता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ज़्यादातर जो है वो गले की तरफ है, नाक से सिक्रीशंस गले में जाती हैं, तो फिर जहाँ जहाँ गंदी सिक्रीशंस जाती हैं उन्हीं को अफेक्ट करती हैं। जी। उसको हम कहते हैं कि फेरेंजाइटिस है। फिर टॉन्सल्स हैं, वो ज़्यादा ख़राब होते हैं जी, टॉन्सलाइटिस है। जो ऑलरेडी लोग इनसे सफ़र कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम और भी एग्रावेट हो जाएगा। इसी तरह ब्रोंकाइटिस है, वो है सांस की जो नाली है उसकी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो उसको कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस हो गई है। जी। फिर जब फेफड़े मुतासर होते हैं तो उनकी नालियाँ तंग होके एस्थमा, और कहते हैं जी क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ आ गई है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्योंकि सिक्रीशन वहाँ पे पेंट अप हैं, निकाल नहीं सकते, खांसी ज़्यादा हो गई है, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए मरीज़ को और ज़्यादा मुतासर करती है। अब आगे जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जी। उसमें है कि पार्टिकल्स जो हैं जब फेफड़ों में से पेनिट्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे जी। तो दो सिस्टम्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। एक तो जी हार्ट अटैक का चांस है, इनकी जब नालियों की इन्फ्लेमेशन, सोजिश होगी अच्छा। तो सर्कुलेशन कम होगी तो हार्ट अटैक का चांस है। इसी तरह यही अगर खून का कोई लोथड़ा जम जाए, ये पार्टिकल जब ब्रेन में पहुंचते हैं तो फिर हेमीप्लीजिया या जिसको फालिज कहते हैं उसका चांस है। दमा के मरीज जो एज़मिक पेशेंट्स हैं, जी जी, वो तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं, तो जी। स्मोक की वजह से वो किस हद तक मुतासिर होते हैं? वो तो बाहर निकलेंगे तो उनको और ज़्यादा फ़ौरन तबीयत ख़राब हो जाएगी। दमा, और मैंने कहा कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं कि वो जो नालियाँ हैं वो ऑलरेडी तंग हो चुकी हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनकी और भी तबीयत ख़राब होगी। तो वो किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स ये हैं कि जी
आजकल सोशल मीडिया है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन चल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि IQ जो है वो AQ वो जी। अगर ज़्यादा है, आप सुबह उठते हैं तो उनके लिए एहतियात ये है कि खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, इसलिए कि वो बाहर निकलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो मास्क लगा के रखें। एंड इट इज़ पर्टिकुलर टू नोट जी। कि जो मास्क है वो आम कपड़े का या सर्जिकल मास्क उसके लिए असर नहीं करता, उसके लिए 95 होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। फिर जो मॉर्निंग वॉक है, जब ये ज़्यादा हो स्मोक, तो ख़ास तौर पे जो एज्ड लोग हैं उनको वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहिए, अच्छा। उनको वॉक के लिए नहीं जाना चाहिए। और जो जवान और बच्चे भी ख़ास तौर पे एहतियात करें। जो जवान लोग हैं वो अगर बाहर निकलते हैं, नंबर 1 वो मास्क लगाएं और हैवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। उल्टा स्मोक जो है वो मुज़र असरात देती है। जी। स्मोक से बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं, हम अपने सराउंड में देखते हैं, मेडिकेटेड भी और लोग दूसरे भी मास्क इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह से बचाते हैं उससे, स्मोक से? वो इस तरह है कि जी, जैसे मैंने कहा कि पर्टिकुलर मैटर उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, वो छोटे छोटे धुएँ और गर्दोगवार के पार्टिकल्स हैं जो उस मास्क से गुजर जाते हैं जिसका हमने सर्जिकली जिक्र किया है। तो N95 से वो गुजरेंगे नहीं और फेफड़ों में पहुंचेंगे नहीं और इरिटेट कम करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस पर्टिकुलर मैटर है वो वही है 2.5 नैनो। जी। 10 वाले जो हैं वो इतना नुकसान नहीं करते, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रहते हैं। वो उनको फेरेंजाइटिस होगी, गला ख़राब हो जी। गया, खांसी होगी, इरिटेटिंग कफ हो गई, चेस्ट कंजेशन उनको इतनी नहीं होगी। लेकिन जो 2.5 वाले हैं, जैसे धुएं के पार्टिकल से हैं, वो जो बाकियात हैं किसानों ने जला दी, जी। जी। तो वो जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट ठीक करते है। हैं, वही दमा को ज़्यादा करें। वो तो नहीं गए अंदर, जो बाहर से पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन इनहेलिंग एक्सेलिंग के दौरान जो आपका बुरा सांस बाहर आ रहा है और फ्रेश एयर आप लेते हो, जी जी, तो आपका तो वही गंदा सांस ही दोबारा अंदर जा रहा है। वो किस तरह से इफेक्ट करता है फिर ह्यूमन बॉडी को? वही है ना कि प्योर ऑक्सीजन तो फिर मिल नहीं रही, जी। क्योंकि बाहर जो है स्मोक के असरात की वजह से उसमें धुआं और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जी। तो जी। बहुत बुरे असरात हैं सेहत पे। जी। जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सनाउल्लाह खान साहब, जो पेशेंट स्मोक की वजह से आपके पास आते हैं, उन्हें इनिशियल स्टेज पेशेंट्स को डायरेक्ट कंसल्टेंट्स के पास भेज दिया जाता है या बस जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है उनका? जी, उनकी पहले ऑटोरेफ पे देखते हैं इसका कोई आना का नंबर वगैरह तो नहीं आ रहा। जी। फिर उसको रिफ्रैक्शन करते हैं ABC पढ़ा करके, ये 6 है, कहाँ तक इसका मुतासर हुआ है, एज इसकी इतनी कम है और नंबर इसको ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट हमारे जो प्रोफेसर है ना, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट है, यानी कोई भी हमारा डॉक्टर FCPS से कम नहीं है, जी। तो डायरेक्टली फिर उनको वो देख कर उसी वक्त उनको डायरेक्टली कंसल्टेंट के पास ही? जी बिल्कुल दे देते हैं। ठीक है। तो क्या आम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल फायदेमंद है या नुकसान दे सकता है? आम तो वो जो आम आप खुद नहीं ले सकते, सेल्फ मेडिकेशन इसके लिए नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर साहब आंखों को के लिए? दिखाएं। तो इसलिए हम जैसे कोई स्मोक वाला पेशेंट हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो हमारे डॉक्टर्स उनको मेडिसिन भी अपने से दे देते हैं, जी। ताकि हो सकता है कोई गरीब बंदा बाहर जाकर ले ही ना, उसकी फिर आंख ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो हमने वो अरेंज किया हुआ है, कोशिश करते हैं कि उसी वक्त उनको वो मेडिसिन दे दें जो स्मोक से मुतासरा पेशेंट है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि एयर क्वालिटी घरों में लोग बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इकदाम कर सकते हैं? वो जी, एक तो आप खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें जिन दिनों स्मोक ज़्यादा है। ठीक है। फिर उससे मजीद घुटन नहीं हो जाएगा? नहीं, घुटन तो होगी, लेकिन जो बाहर है इम्प्योरिटीज़ वो ज़्यादा है, जी। इसलिए उनसे बचना ही बेहतर है। ठीक है। फिर वो पानी से जैसे फर्श है आप साफ करके रखें। जी। और एयर प्योरीफायर्स आजकल मिल रहे हैं, तो प्योरीफिकेशन के लिए वो घर में उनको लगाना चाहिए। जी। और श्योरली बाहर निकले तो मास्क लगाएं। ठीक है।
बड़े तो मास्क पहन लेते हैं, बच्चों का क्या किया जाए? वो माँ बाप के दबाव में आके तो मास्क पहन लेते हैं, बाद में फिर बच्चे बेध्यानी कर देते हैं, लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं। उनके साथ किस तरह से डील किया जाए? ये तो फिर सोशल प्रॉब्लम है, उनको तो सिखाना ही पड़ेगा बच्चों को। और स्कूल में चूंकि पीर ग्रुप्स में जाके बच्चे एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, अगर एक बच्चा इन्फेक्टेड है तो वही इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको किस तरह से जो है करने की कोशिश की मेरा जाए? ख्याल है कि टीचर को चाहिए कि इनके लिए स्पेशल वो लेक्चर अरेंज करें, बच्चों को सिखाएं, उनको ट्रेन करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस ए प्रॉब्लम, दिस इज ए रियल प्रॉब्लम जो आपने इंडिकेट किया, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, समझ बूझ नहीं होती, कि एक के मुंह में टॉफी है उसने निकाली है, वो दूसरे बच्चे के मुंह में डाल दी है। हाँ जी। बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक हो गया। तो बच्चों के लिए जो मेडिकेशन है वो सिर्फ एहतियात तक है, या उनके लिए भी प्रॉपर कोई दवाइयाँ और उस तरह के नहीं, सारी? एक मर्तबा जब इन्फेक्शन हो गई तो उसको तो बतौर इन्फेक्शन ट्रीट करना है। अच्छा। स्मोक का जो एलिमेंट है वो तो प्रिवेंशन है कि उससे प्रिवेंट कैसे करें। जब एक मर्तबा इन्फेक्शन हो गई है तो उसको तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगी ना। उसके लिए हम कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक्स देने हैं, फिर एंटीटसेव, और अगर बलगम आ रही है जी तो वो शरबत देना है जिससे बलगम बाहर निकले। जी जी। ठीक है, शुक्रिया। सनाउल्लाह खान साहब, स्मोक के दिनों में कौन से लोग ज्यादा खतरे में होते हैं? स्मोक के दिनों में तो वही जो बुजुर्ग जिनको पहले ही काफ़ी बीमारियां हैं जी। वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, और आपने जैसे फरमा दिए बच्चे भी हैं। बुजुर्गों में ज्यादा मर्द हजरात हैं या खवातीन हैं? मर्द ज़्यादा हैं, क्योंकि मर्द बाहर जाते हैं, उन्होंने कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं जाना होता है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई सामान लाना है वो लेने जा रहे हैं। ख़वातीन मोस्टली घर पे ही रहती हैं, अच्छा। तो इसलिए वो ज़रा महफूज रहती हैं। लेकिन एक और है कि जो इनसे गुजारिश करेंगे कि लोगों को आजकल के मौसम के स्मोक के हवाले से, कि जब भी ये बाहर से तशरीफ़ घर पर लाएँ, आते ही अपना साबुन से हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं, आंखें और लैशेज़ खासकर यहाँ पर वो जो कार्बन पार्टिकुलर्स होते हैं वो आंखों में जाने का अंदेशा होता है। जो अगर कोई नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त तो उसका अतवार तो यानी जब भी बाहर जाएं, घर वापस आएँ तो ये काम ज़रूर करें, आते ही पहले हाथ धोएं, अपना नाक साफ़ करें और अपने चेहरे को और आंखों को जो है वो वाश करें। ठीक है। मैं मज़ीद आपसे ही पूछना चाहूँगी, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि मर्द हजरात को ज़्यादा ये सफ़र करना पड़ता है चूँकि वो घरों से बाहर निकलते हैं ज़रिया मुआश के लिए या नमाज पढ़ने, किसी ना किसी काम से वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। अगर हम शहरों से निकल कर बैकवर्ड एरियाज़ या गाँव गोठों की अगर बात करें तो वहाँ ख़वातीन घरों में उपले जलाती हैं या लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं, तो उसका धुआं भी काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। वो ख़वातीन को किस तरह से मुतासिर करता है, उनकी आंखों को? क्योंकि स्मोक बढ़ाने में वो भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे चूल्हा भी जलता है। लेकिन ऐसा है ना कि लाहौर में या दूसरे शहरों में जी गाड़ियों का धुआं, आप कभी देखें धुआं कितना कितना आ रहा है, जी, लोग इसके बिल्कुल। बावजूद चला रहे हैं। वो नहीं ये एहसास कर रहे कि मेरी इस गाड़ी के धुएं की वजह से कितने लोग मुतासर होंगे। जी गाँव में तो सिर्फ चूल्हे का है ना, वो इतना वहाँ पर वो असर नहीं अंदाज करता। गाँव में तब ये ऐसा अंदाज होती है कि जब गंदम वगैरह कटाई होती है, उसके बाद जो उसके बाकी बाकियात हैं उसको अक्सर जला के, इतना कार्बन और भट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं ईंटों के, उनका धुआं, उनमें टायर जल रहे होते हैं, गंदा तेल फर्नेस ऑयल वो जला रहे होते हैं, जी। प्लास्टिक जला रहे होते हैं, उससे वो सारा एटमॉस्फेयर जो है ना वो पोल्यूशन आ जाती है उसकी वजह से। ठीक है। आप चूंकि कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ एरियाज में जाकर और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें, तो आप क्या देख रहे हैं कि बड़े शहरों को इस तरह की स्मोक के बाइस प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ रही हैं आंखों की, या छोटे एरियाज में बैकवर्ड एरियाज जो हमारे हैं वहाँ पर लोगों को स्मोक के बाइस ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है? बस जब शहरों में हम गुजरते हैं गाँव किसी जाने के लिए, तो वहाँ की हवा जो होती है उसकी वजह से सारा तरफ फोग तो हर जगह होती है। और से बाहर निकले कोई, यहाँ पर तो हीट गाड़ियों की है, धुएं वगैरह की वजह से स्मोक ज़्यादा है जी। बाहर, फोग ज़्यादा है। अच्छा। और उसके साथ फिर जो वो फसलों का है वो उससे वो ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर गुलाम दस्तगीर खान साहब, गले के इन्फेक्शन से बचने के लिए किन एहतियातों पर अमल करना ज़रूरी है? स्मोक का तो है जी कि जैसे कह दिया कि नंबर 1 जी मास्क लगाएं, ज़रूरी हो गया, और मास्क 95 बेहतर है दूसरे की निस्बत। जी। फिर जब घर आएँ जी तो मैं अपने मरीजों को कहता हूं कि कम से कम 2 टाइम पे नमकीन पानी नीम गर्म करके उसके गरारे लाजमी है, ताकि हम फिर हर एज ग्रुप के लिए? जी जी, हर एक ग्रुप के लिए। स्पेसिफिक स्मोक में या इससे इसके अलावा भी? इसके अलावा भी।
ठीक है क्योंकि स्मोक ना भी हो तो वैसे भी जो पार्टिकल्स हैं हवा में, जी लाहौर की अब फिजा तो साफ किसी वक्त होती ही नहीं है, जी और उसमें मेजर फैक्टर जो है वही हमारी गाड़ियाँ ही हैं। जी फिर अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रही होती है तो हमारे जैसी हमारी बीमारी है जी मेरे फील्ड की, वो है टॉन्सिलाइटिस। जी तो फिर एक स्टेज आती है कि हम कहते हैं कि इनको ट्रीटमेंट जो है ना जी वो बेअसर हो गई है, बार बार गले ख़राब होते हैं, इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। जी तो प्रिवेंशन की जो आपने बात की है स्पेशली स्मोक से, जी आप इसको दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल है, जी वो तो है कि जी हमने कितनी एहतियात करनी है। हाँ जी उसका यही है कि जो AQ है उसका ख्याल रखा जाए कि अच्छा। सर्दियों के दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर में पोल्यूटेड शहर होते हुए फर्स्ट आना है हमेशा, जी तो उससे एहतियात की जाए। फिर दूसरे, बाहर निकलते वक्त लाजमी मास्क लगाया जाए, जी ये लाजमी कर दिया जाए कि इसकी एहतियात ज़रूरी है। हाँ जी और घर में जो हो सके एयर प्योरिफिकेशन के लिए, जी ये होगी इंडिविजुअल लेवल। ठीक है वो एक है कम्युनिटी लेवल, उसमें मैं और सनाउल्लाह साहब कुछ नहीं कर सकते। वो है गवर्नमेंट लेवल, वो ये है कि गाड़ियां जो हैं जी एक एक घर में चार चार पाँच पाँच हैं। लोगों की मजबूरी है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाइज्जत आपको कहीं पहुंचाती नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके वक्त बारे पर में ज़िया भी है। ये उसके बारे में सोचा जाए, हर बंदे की ज़रूरत बन गई हुई है गाड़ी, कि इनको कम कैसे किया जा सकता है। जी नंबर 2, जो गाड़ियां ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिर इनको कोशिश की जाए कि कैसे इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करना है, ताकि पेट्रोलियम और गैसोलीन जो है ना, जो ज़्यादा पोल्यूट करती हैं माहौल को, उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। और स्मोक में मजीद इजाफे का बाइस हाँ बनती है। बिल्कुल, स्मोक में मज़ीद इजाफे का बायस बनते हैं। तो ये है कि जी कैसे एहतियात की जा सकती है मेरी लेवल पे, घर वालों की लेवल पे और गवर्नमेंट की लेवल पे। जी फिर जो ख़ास तौर पे फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो सारी दुनिया में गाड़ियों के लिए चलते हैं, यहाँ अभी रिवाज नहीं है। आप एक देखेंगे कि एक रक्षा और मोटर बाइक इतना धुआं छोड़ रही है कि जैसे रेलवे इंजन जा रहा है। जी तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के लिए ज़रूर होना चाहिए। जी तो सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियों को कम कैसे किया जाए। अगर ऑफिस आपका नज़दीक है तो वही पुरानी चीज़ पे आ जाएं कि साइकिल पे जाना है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक हो, ताकि इससे धुएं से जान छुड़ाई जा सके। जी नेक्स्ट मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि स्मोक के बेसिक फैक्टर्स क्या हैं और ये बॉडी सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी सिस्टम को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, और लास्ट में प्रिकॉशंस भी ज़रूर बताइएगा। जी, जैसे कि जी पहले कहा कि जी ये ऑलमोस्ट जिस्म के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। जैसे मेरा फील्ड है, नाक है, गला है, कान है। कान है। जब गला ख़राब होगा तो इनडायरेक्टली कान की भी इन्फेक्शन आएगी। उसके बाद सांस की नाली है, उसकी सोजश, फेफड़ों की सोजश, फिर वहाँ से पेनिट्रेशन हो गई तो सारी सर्कुलेशन में आ गए। फिर वो कहते हैं कि जी जब ये ब्रेन में पहुँचती है जी तो आपको कॉग्निटिव फैक्टर्स आ जाते हैं। उनका मकसद ये है कि जी हमारी उम्र में तो जो एमनीजिया होना ही होना है, जी लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 100 से एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा जाता है तो बच्चों में भी वो प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जी। चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है, तो ब्रेन को अफेक्ट किया कि जी फालज भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट किया कि जी कार्डियक अटैक्स आ सकते हैं। जी तो ऑलमोस्ट हर सिस्टम को अफेक्ट कर रही है स्मोक। जी स्मोक के ऊपर मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, तब तक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं चेयरिंग क्रॉस पर। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद चेयरिंग क्रॉस पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। स्मोक का दिन ब दिन इजाफा और बढ़ती हुई बीमारियां, ये हर दूसरा इंसान जो है सफ़र कर रहा है आज के टाइम में। मजीद आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए मैं सनाउल्लाह खान साहब से पूछना चाहूँगी कि अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल बेसिकली आइडिया किसका था और अल एहसान का मतलब क्या है?
आलिशान वेलफेयर सोसाइटी जो है ये हमने बनाई थी 1993 में, ठीक है। जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमने अपने इलाके में देखा कि वहाँ पर क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, जो डिस्पेंसर्स रहते हैं जी। नॉन क्वालिफाइड, जी। जो किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास 2 साल काम करते हैं और अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, जी। उनकी भरमार ज़्यादा थी। तो हम इसको चलाने वाले मोस्टली सारे कारोबारी ज़रात हैं, कोई भी वहाँ पे पे रोल पे नहीं है, कोई वहाँ से सैलरी नहीं लेता, कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं लेता है। जी। तो हमने इसको फिर एक शाम के टाइम पे डिस्पेंसरी बना दी ताकि लोग आएँ मेल फीमेल और अपनी मेडिकेशन अच्छी कर लें, क्योंकि बाहर जो क्वैकर बैठे हुए थे वो डेक्सा वगैरह स्टीरॉयड दे के लोगों का ख़राब कर रहे थे, उनको सारे फेफड़े वगैरह लंग्स वगैरह उससे मजीद खराब हो हेल्थ जाते खराब हैं। जी होती हाँ। है स्टीरॉइड। तो हमारे यही था कि एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ा लिखा बिठा दें जो इलाके की मेडिकेशन जो है वो करता रहे। जी। तो उसके बाद आस्ता आस्ता ये काम बढ़ता गया। एक हमने दुकान किराए पे ली थी, उसके साथ दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, जी। और फिर हमने 1 साल बाद वहाँ पे 5 मरले की जगह थी वो ख़रीद ली। और ये अल-लिसान जो है ये कुरान पाक की आयत है, हल जज़ाउल इहसान इल्ला लिसान। जी। इहसान का बदला इहसान के सिवा कुछ नहीं। इस नाम का हमारे पास बंदा कोई नहीं है। जी। इज़ देयर एनी रिवार्ड फॉर गुड अदर देन गुड। बस हमारा ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह ताला को खुश करके हम अपनी आखिरत, दुनिया उन्होंने अच्छी अता फरमाई है तो आखिरत भी जो है हमारी अच्छी हो जाए। बहुत तो खूबसूरत इसी सोच। तरह ये डिस्पेंसरी से चलता चलता फिर हमने गायनी का शुरू कर दिया। अभी 5 डेंटल की चेयर है वहाँ पे, डायबिटीज़ बैठी हैं डॉक्टर, जी। और फिजियोथेरापिस्ट है वहाँ पे। अभी 3 हमारे चल रहे हैं हॉस्पिटल लाहौर में ही, जी। और तीनों में ये सहूलतें जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आई का जब हमने सोचा तो गायनी और आई का बहुत ज़्यादा जब रश हो गया जी। तो फिर हमने सोचा कि इसमें ये अस्पताल में जगह कम होगी तो कौन सा हम इसमें से शिफ्ट करें कहीं। हमारा ख्याल था कि गायनी हर घर की माँ बहन बीवी भाभी की ज़रूरत है, लेकिन जब सर्वे किया तो पता चला कि आँखों में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर हमने आँखों का एक अलहदा अंडर वन रूफ सारी सहूलतें जो है हम वहाँ पर दे रहे हैं। जी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 13 कनाल की जगह भी ली है नहर के ऊपर जल्दों से पहले, और वहाँ पे टीचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जी। ताकि फेलोशिप जो FCPS पाकिस्तान की आखिरी डिग्री है वो लोग यहाँ आकर फ़ायदा जो है डॉक्टर जो है डिग्री हासिल करें और कंसल्टेंट बन के वो खिदमत कर सकें। आपने जो फरमाया कि ये आपको कैसे ज़हन में आया, जी। तो इसमें मैं 82 से 86 तक दुबई में था, तो उस वक़्त कैसेट चलती होती थी, टेप रिकॉर्डर जो हैं। जी। तो मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा वो टेप रिकॉर्डर में कुछ जगह बच गई थी तो उन्होंने कोई नज़म चीज़ भेजी जिसके कुछ अल्फाज हैं जो मेरे जहन में थे कि दर्द जिस दिल में हो मैं उसकी दवा बन जाऊं, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊं, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं, वाह। उफ वो आंखें जो हैं बिनाई से महरूम कहीं, जी। रोशनी जिन में नहीं नूर जिन आंखों में नहीं, जी। मैं उन आंखों के लिए नूरो ज़िया बन जाऊं, हाय वो दिल जो तड़पता हुआ घर से निकले, उफ वो आंसू जो किसी दीदा तर से निकले, जी। मैं उस आंसू के सुखाने को हवा बन जाऊं, उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, जी। नातवानी से जो हर रोज झुके जाते हैं, इन ज़हीफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं। वाह। ये आंखों का एक मैसेज मैंने महसूस किया और फिर मैंने साथियों से मशवरा करके जी। तो इसी पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हॉस्पिटल है सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिवली जो है वो आई ही पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुलाम दस्तगीर खान साहब, गले के इन्फेक्शन से बचने के लिए किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है? एक तो जी यही है कि लाहौर में आजकल गर्मी हो या सर्दी हो मास्क लगा के रखना चाहिए। ठीक है, मास्क तो पहली प्रायोरिटी पे आ जी गया। मास्क पहली प्रायोरिटी है, ज़रूरी है। जी, ठीक हो। कभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं हो रहा। और मास्क आपने 95 रेकमेंड नहीं, किया। वो तो स्पेशल स्मोक के दिनों में है। स्मोक के हाँ। दिनों में मास्क 95, हाँ जी, नॉर्मली आम मास्क नॉर्मली नहीं आम होता। मास्क काम ठीक करता है, स्मोक के दिनों में मास्क 95। जी। जी, ठीक है। इसके बाद फिर जो हमारे खैर से स्पेशल जो हैं लोग, बहुत ठंडे पानी के, आइसक्रीमों के, चटपटी चीज़ों के जी। वो शौकीन होते हैं तो फौरन गला ख़राब होता है। जी। जी। जिनका गला सेंसिटिव हो जाए जी। जी। उनको चाहिए फिर उसके मुकम्मल परहेज करें। फिर आजकल जो है इस सीज़न में वो कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय हॉट ड्रिंक्स जैसे चाय, काफ़ी, सूप, पाए, शोरबा, इनमें से कोई भी शायद हॉट ड्रिंक्स का बार बार इस्तेमाल
और अगर बुखार आ जाए, गला ख़राब हो साथ, तो फिर तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन प्रिवेल कर गई है। जी। फिर वो हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है कि जी एक एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए दवाई जो है वो देनी है, वो देनी पड़ेगी। ठीक है। जी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर टॉन्सल हैं, वो हमें फोकस ऑफ इन्फेक्शन नज़र आए कि ये टॉन्सल ख़राब है, तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इसी तरह आपने फरमाया कि जी नाक जो है, नाक की बीमारी है, हम कहते हैं जी एलर्जी है। जी। एलर्जी के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट हर तीसरा बंदा जी चीखें आती हैं, स्मोक की वजह से। खराब होता है, स्मोक ज़्यादा करती है। एलर्जी जो है ना, वो एक है कि नाक का कह लें एहतजाज है किसी चीज़ को। नाक कहता कि मैं इस माहौल को पसंद नहीं करता, जी। तो या तो आप माहौल बदलें। वो कहता जी मैं लाहौर में बहुत बुरा हूँ, गांव में जाके ठीक हो जाता हूँ, तो मजबूरी है, बेचारा रोटी कमा रहा है वहाँ, अदरवाइज लाहौर छोड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। फिर उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है नाक में, जी। वो अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो बार बार कहता जी वो रेशा नाक से बाहर आ रहा है, हलक में भी गिरता है, तो उसको हम कहते हैं कि साइनोसाइटिस हो गई है। जी। तो फिर देखना पड़ेगा कि उसकी हड्डी जो है, उसकी सिक्रीशंस जो है नाक की, वो बाहर नहीं आती, गले में गिरती हैं, बार बार इन्फेक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं कि जी अब ऑपरेट करवा लो। जी। वो है नाक की हड्डी का ऑपरेशन। जी। ठीक है जी। फिर साइनोसाइटिस है तो उसके लिए जो लेटेस्ट आ गई है आम लफजा फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। जी। पहले हम बगैर कैमरे से करते थे, आजकल कैमरे से कर रहे हैं। जी। तो ये तो हो गई कि जी नाक की। गले के लिए टॉन्सिलेक्टमी हो जाएगी, और जो सांस की नाली है उसके लिए लामहला फिर दवाई ही देनी पड़ती है बार। ठीक है। डॉक्टर साहब, ईएनटी के नुक्ते नज़र से स्मोक गले में खराश, खुश्क खांसी और सांस की तंगी क्यों पैदा करती है? इसलिए कि ये कोई भी चीज़ जब इरिटेट करेगी, जी। मैंने जैसे कहा कि जी आप चटपटी चीज़ लेंगे, इरिटेट करेगी। ठंडा पानी बहुत से लोग सर्दियों में फ्रिज का पी लेते हैं, जी। इरिटेट करेगी, तो वो झिल्ली है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। लाहौरी खास तौर पे खाने पीने में कोई एहतियात ये नहीं कोई नहीं करते। करते। तो जब भी इरिटेट करेगी उसका रिस्पॉन्स यही आएगा जी। कि गले की इन्फेक्शन हो गई है, बाद में मुदाफ़ियत लो हो गई है, तो वो फिर इन्फेक्शन बार बार आ रही है, प्रिवेल कर रही। तो एक इंडिविजुअल सेल्फ बेस पे इसको किस तरह से क्योर कर सकता है? ख़ास तौर पे सर्दियों में कि ठंडा पानी, उससे तो एहतियात करनी है, नहीं पीना। फिर कोल्ड ड्रिंक्स जो इरिटेटिव हैं, ठीक है। चुभती हुई बोतलें कि पेप्सी है, कोक है, बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा घर आए बाहर से फिर के, तो सुबह शाम कम अज़ कम जो लोग बाहर काम करते हैं वो आदत बना लें कि गरारे करने हैं, नमकीन पानी और नीम गर्म जी। और हार्ड ड्रिंक्स। और अगर कोई फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, टॉन्सल ख़राब है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, फिर तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे जो पानी पड़ा हो उसको पी सकते हैं आप, वो भी ठंडा होता है? बेहतरीन। आपने बताया कि सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए ठंडे पानी से, ठंडी ड्रिंक्स से, आइसक्रीम, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, खाने पीने वाली मसनूआत है, उनसे परहेज करना चाहिए जितना हो सके। आप कहवे पी सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, सूप, यखनी, जी। शोरबे, हार्ड ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी। तो लेट सपोज अगर किसी को खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इनिशियल स्टेज पे घर बैठे किस तरह से उसको क्योर कर सकता है? एक तो उसने फिर इन्फेक्शन हो गया तो हमारे पास आना है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जी गले की सोजश है, टॉन्सल फूले हुए हैं, सूजे हुए हैं, सुर्खी बहुत है, बुखार है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। घर में कुछ कर सकता है वो, या सीधा डॉक्टर से ही रुजू करे? नहीं, अगर इन्फेक्शन हो गई है ना, जी। जी। तो घर में तो ये जो मुदाफ़ियत का लफ्ज़ है ना, जी। जी। ये कुदरती है। जी। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की मुदाफ़ियत बनाई हुई है, और कुछ लोगों में बीमारी का मुकाबला करने की हिम्मत जो है वो दूसरों से ज़्यादा होती है। तो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो उसी प्रोसेस को आप कह लें कि एक्सेलरेट करने के लिए होता है। जी। तो अगर मैं घर पड़ा आराम कर रहा है तो वो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, ठीक तो हो जाता है इन्फेक्शन। जी। हमारे पास आता है तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे, बुखार के लिए दवाई देंगे, एडवाइस करेंगे कि इन चीज़ों से बचना है और बार बार गरारे करने हैं।
एनर्जेटिक चीज़ें ली हैं तो फिर वो सपोर्ट मिल जाती। क्या हुकूमत के मौजूदा इकदाम काफ़ी हैं? मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक तो है आपके इंडिविजुअल लेवल कि जी। आप खुद क्या कर सकते हैं इसके लिए, उसका जी। मैंने जिक्र किया था कि जी प्रिवेंट करें। आप स्मोक हो तो बाहर नहीं निकलें, घर में कन्फाइन हो जाएं, मास्क लगाएं, फर्श धो के रखें और एयर प्योरीफायर लगाने की कोशिश करें। जी। गवर्नमेंट की लेवल पे जो है, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहरों को बड़ा ना करें, नए शहर आबाद कर दें। जी। तो जब भी आप शहर को बड़ा करेंगे वो मसाइल तो आएंगे जी। जो आज लाहौर में आ रहे हैं। पता नहीं 2 से 3 करोड़ गाड़ी हर रोज़ लाहौर में दौड़ती है और उसकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ आपकी फ़िज़ा में दाखिल होती हैं। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा वो इम्प्योरिटीज़ होंगी। फिर रक्शे, फिर ये मोटर बाइक्स, और वो खूब धुआं छोड़ते हैं। जी। ये सारे के सारे जो हैं वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की लेवल पे ही किया जा सकता है कि आप उनको इलेक्ट्रीफाई करें। ये जो गैसोलीन और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं ये कम हो जाएं। फिर जो बंदा मोटर बाइक पे 2 किलोमीटर जाता है वो साइकिल पे जाए ताकि वो पोल्यूशन जो है ना वो कम हो। और डेफिनेटली इस शहर की बजाय कोई और बड़ा शहर आबाद करना चाहिए ताकि इससे इस पे प्रेशर कम हो। लोग बाहर से भी हर रोज़ लाखों गाड़ियां लाहौर में एंटर होती। सेम क्वेश्चन सनाउल्लाह खान साहब, क्या हुकूमत के मौजूदा इकदाम काफ़ी हैं? मज़ीद क्या करने की ज़रूरी है? नहीं, हुकूमत के इकदाम काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि जो बात वही है जो प्रोफेसर साहब ने फरमाई कि गाड़ियाँ जो है ना सबसे मेन काज जो है जी। यही हैं। तो उसकी वजह से आप जब भी रोड पे जाएं आपको नज़र आएगा कि गाड़ियाँ धुआं देती हुई जा रही हैं। जी। वही हमारे सारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं। उसी से ज़्यादा स्मोक जो है और ऊपर से फोग आ रही है और सारी मिक्स होके धुआं वगैरह कार्बन बन के हमारी ज़िंदगियों के लिए ये नुकसानदेह हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने जो उनके एजेंसी हैं उनकी जिम्मेदारी लगाएं कि इनको पकड़ें, बंद करें, ताकि कम से कम ये जो दिन है ये दिन सही तरह से निकल जाएं। उसके बाद भी चाहिए कि गाड़ियों के इस पर नज़र रखें कि इनकी फिटनेस रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए कि गाड़ियाँ कार्बन तो नहीं ज़्यादा छोड़ रही। जी। हुकूमत इस सिलसिले में कोई ख़ास नहीं कर रही। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, स्मोक के ख़त्म होने के बाद भी क्या एहतियातें कुछ दिन तक करनी चाहिए? जी कुछ हद तक तो करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। मैंने बताया कि वो तो स्मोक ख़त्म होनी है। एयर क्वालिटी जो है ना यहाँ की वो तो मुस्तकिल मुतासर है। क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो स्मोक ख़त्म होने के बाद भी जारी रखनी चाहिए? बस है कि जी बाहर जाएं आप तो फिर भी मास्क लगाएं। लाहौर में रहते हुए तो करना पड़े, मास्क के बगैर गुजारा नहीं। मास्क के बगैर अब गुजारा नहीं है। क्योंकि जो भी मेरा तो फील्ड है, ख़ास तौर पे मरीज़ आते हैं कहते हैं जी वो एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, इरिटेशन गले में बहुत होती है, नाक में जलन होती है, वो सारा इस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से। ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में आवाम के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें अहम, जो आपको लगता है कि इंसानियत के काम आए? डॉक्टर साहब प्लीज। देखें, स्मोक जो है ना वो इस वक्त तो इंटरनेशनल मसला है। तो नंबर 1 तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जी अवेयरनेस दें लोगों को, जो कि बदनसीबी से बहुत कम है। और हमारे भी लोग बहुत मोहतात हैं, मोहतात नहीं हैं। हमने देखा है कि जी बांके बने फिरते हैं जी। वो। आजकल भी सुबह 10 टेम्परेचर होगा और उनने जो टी शर्ट्स पहनी होती हैं और जा रहे होते हैं। जी। और सेहत बेहतर बनाने के लिए इससे बेहतर है कि जी इलाज पे पैसे खर्च किए जाएं, बेहतर है प्रिवेंशन कर लें। प्रिवेंशन करें। ठीक हो गया। और ये जो एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हुकूमती इकदाम हैं, ये किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इनका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जितना पानी उतने फेंकना है, जी। तो उसने जो डीजल जला है, जो फ्यूल जला है, उससे इम्प्योरिटीज ज़्यादा एडअप हुई हैं। तो 10% वो मजीद माहौल में आलूदगी का बायस बना है, उसने आलूदगी ज़्यादा कर दी, इजाफा ही किया है। जी कंट्रीब्यूट कर दिया अपना हिस्सा। ठीक है। सनाउल्लाह खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, हुकूमती इकदाम हैं ये, तो स्मोक के भगाव में वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है या मनफी? उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
जी। आप देखें कि अगर किसी बड़ी सड़क पे आप जा रहे हो तो बहुत फोग हो, तो आपको कुछ नज़र ना हो आ रहा हो, तो जीरो अवेलेबल आपको विजिबिलिटी हो, तो उसमें फिर क्या होता है कि आप गाड़ी की साइड पे खड़ी कर लेते हैं। उसके पीछे आप देखेंगे कि बस या एक ट्रक आ रहा है ना, तो वो ज़रा जगह ज़्यादा घेरता है सड़क पे, हाइट भी उसकी ज़्यादा होती है। जी। जब वो गुजरेगा तो उसके पीछे की टनल की तरह, सुरंग की तरह ना आपको वैक्यूम मिल जाएगा, खाली जगह, आप हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप उसके पीछे पीछे भगाते जाएंगे। जी। जैसे अगर आपका उसका फासला ज़्यादा हो गया तो आपको फोक जो है ना वो फिर आ जाएगी और पीछे भी सारी चीज़ को कवर कर लेगी। जी। इस तरह ये गाड़ी आकर जब पानी उसका स्प्रेड करती है जी। और छिड़काव करती है, और उसके बाद जब वो चले जाती है, उसका टैंकर ख़त्म हो जाता है, तो साथ ही वही जो वहाँ पर स्मोक होती है दोबारा इकट्ठी होके वैसे ही वो हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि वो जितना पंप कर रही है उतना वो डीजल भी गाड़ी का भी जल रहा है, और जो उसका इंजन है जिसे वो थ्रो कर रहे हैं उसका स्मोक से ज़्यादा खतरनाक है वो। खतरनाक हो जाए। ठीक है। अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल की जानिब से आप इंसानों की फलाह बहबूद के लिए क्या एक पैगाम देना चाहेंगे इंसानियत के लिए? आपके चैनल की वसादत से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि Please. आंखें अल्लाह की नेमत है। जी। बॉडी का कोई भी आर्गन ख़राब हो जाए, हाथ पाँव कोई भी चीज़, तो आपको नज़र आ रही है आपकी फैमिली, तो आप खुशी से वो टाइम अल्लाह का शुक्र करके सब्र करके गुजार लेंगे। आंखें एक ऐसी नेमत है कि अगर आपकी आंखें बंद है तो आपके सारे बॉडी ऑर्गन फेल हो जाते हैं, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। चाहे आपको कोई हाथ पकड़ कर भी आगे लेके जाए तो आप डरेंगे, या सीढ़ी से मैं कहीं गिर ना जाऊँ, स्टेप कहीं मैं गलत ना रख बैठूँ। तो अपनी आंखों की हिफाजत करें। और साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है जी इंसान। बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आंखों की हिफाजत करें। और हमारे हॉस्पिटल हाजिर है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री आंखों का चेकअप होता है। पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में कहीं भी कोई मोतिया का ऑपरेशन हो, जिसको कैटरेक्ट है, उसको भी नहीं, उसकी ख़त्म हो गई है, वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ या लोग उनको भेजें, फ्री ऑफ चार्ज हम उनका ऑपरेशन करेंगे, उनकी सारी मेडिसिन देंगे, खाना पीना उनका इंतज़ाम होगा, और ताकि उनकी दुनिया जो है रोशन रहे, वो किसी पे मजबूरी बोझ बन के ज़िंदगी ना गुजारें। बहुत खूबसूरत पैगाम। नाजरीन, आज के चेयरिंग क्रॉस में हमने स्मोक जैसे संगीन मसले पर तफसील से बात की। स्मोक ना सिर्फ हमारे माहौल को मुतासिर करती है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी मुसलसल कोशिशें जारी हैं कि स्मोक के तदारक के लिए मौसर इकदाम किए जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल इखराज की निगरानी हो, ट्रैफिक के धुएं पर कंट्रोल हो, या आवाम में आगाही की मुहिम चलाना हो। लेकिन इदारों की हर कोशिश उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अवाम भी अपना अहम किरदार ना निभाएं। लिहाजा मेरा अवाम से भी यही पैगाम है कि बराह करम स्मोक के दिनों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपनी और बच्चों की आंखों का ख्याल रखें और माहौल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। ये लड़ाई हुकूमत की नहीं, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जनाब सनाउल्लाह खान साहब और डॉक्टर गुलाम दस्तगीर खान साहब, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें कीमती मालूमात से नवाजा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का चेयरिंग क्रॉस आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। अपनी मेजबान हुस्ना तारिक को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इशू के साथ यही चेयरिंग क्रॉस पर। तब तक फी इमानिल्लाह।